Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस सबका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है। इंडियन पॉलिटी में लोकतंत्र के परिणाम, ये 5वां चैप्टर है और इसमें जो है लोकतंत्र के परिणाम के बारे में बताया गया है। हमारे देश और पूरी दुनिया के कुछ उदाहरणों को इसमें रखा गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से देखना जरूरी है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है पहले परिचय, पहले हम परिचय की ओर चलेंगे। लिखा है अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसा क्यों इसलिए लिखा क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इस पूरे एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य जो है किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है, जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित हैं। तो इसी के बारे में बताया गया कि लोकतंत्र क्या करता है और क्या इसके परिणाम निकलते हैं। तो लिखा है आगे, इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप के बारे में बात करेंगे, आर्थिक कल्याण के बारे में बात करेंगे, समानता क्या होती है, सामाजिक अंतर क्या होता है, टकराव क्या होता है और आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और शंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने रखी खड़ी चुनौतियों को सोचने के लिए उकसाती हैं। तो लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है, क्या परिणाम है, इस पूरे के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। लिखा है आगे, लिखा है कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। जो हमारे लोकतंत्र होते हैं उनका परिणाम जो होगा तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। इस तरह के क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो लिखा हुआ है, क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। आपने इसे क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक के जो है दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य जो है व्यवस्थाओं से बेहतर है। तो जितने भी लोकतंत्र के अलावा जितने भी शासन व्यवस्थाएं हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो आपका तानाशाही व्यवस्था हो, चाहे आपका कोई अन्य व्यवस्था हो, वो लोकतंत्र से काफ़ी अलग अलग थी और लोकतंत्र की अन्य व्यवस्थाओं से वो बेहतर थी या नहीं, इसके बारे में है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है क्योंकि यह। तो लोकतंत्र को बेहतर क्यों बताया गया है ये आपको लिखना होगा, अब आपको जानना होगा। तो लिखा होगा, क्वेश्चन अगर आ जाए कि हम अन्य जो है व्यवस्थाओं, चाहे वो तानाशाही हो, राजतंत्र हो, अन्य व्यवस्थाओं, समाजवाद हो, कुछ भी हो, तो उन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र बेहतर क्यों है, तो उसके हमें यही कारण हमें बताने होंगे। तो लिखा है क्या क्या है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। कौन? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जो है क्या करता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, पहला पॉइंट। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। इससे फैसलों में बेहतरी आती है, ये लोकतंत्र की खूबी है। टकरावों को टालने और संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो ये कारण है लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर कहने के लिए। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। अब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर हो सकेगा तो क्वेश्चन अगर यही बना दिया जाएगा तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। लिखा है, क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को से पूरा होती हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करें और पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज में से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। कुछ लोग लोकतंत्र की बुराई करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में कुछ चीज़ें बहुत देरी से होती हैं, यहाँ विरोध होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको लोगों को लगता है कि नहीं, इससे जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो लोकतंत्र को कई लोग लेकर के संतुष्ट नहीं भी होते हैं। आगे लिखा है, सो हम इस दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे
इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद न करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? तो लोकतंत्र को हम पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों को हमें जानना पड़ेगा। तो आगे लिखा हुआ है, आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वह अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व जो अधिकांशतः देशों में समान हैं, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और यह जो है एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे या जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, अगर लोकतंत्र में किसी देश में अगर अच्छी खूबियां हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरे देश में भी वही खूबी हो, वही विशेषता मिले, वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कर सकते हैं? मतलब यह है कि लोकतंत्र में हर जगह जरूरतें अलग अलग होती है, लेकिन कुछ लोकतंत्र की ऐसी चीजें हैं वो हर जगह पाई जाएंगी। वो क्या चीजें हैं? तो लिखा हुआ है, कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, हर चीज की जो है मर्ज की दवा हम क्या मानते हैं, लोकतंत्र ही होता है। और ऐसा है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि कई चीजों के कारण अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये हमारे अंदर गलतफहमी हो जाती है कि लोकतंत्र जो है हर तरह की समस्या को समाप्त कर सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। जब हमारी आवश्यकताएं अगर नहीं पूरी होंगी तो हम जो है लोकतंत्र को क्या करते हैं, हम लोकतंत्र में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, हम यहाँ संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में जो है पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियों को बना देता है, पर नागरिकों को ही इन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता है जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ी चीज है जो बताया गया है कि हम हर चीज को लोकतंत्र से तुलना करके और उसका जो है सरोकार नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र जो है हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन चीजों को की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जाती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे हम लोग। तो हम लोग अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में ऐसी क्या चीज है जो है ये हर जगह जिससे उम्मीद की जा सके और लोकतंत्र के लिए वो व्यवस्था काफी अच्छी हो। तो लिखा है, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। तो लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उत्तरदायी, जवाबदेही, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है। लोकतंत्र में ये चीजें होती ही हैं कि उत्तरदायित्व होता है। जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेहिता होती है और जिम्मेदारियां होती हैं और वैध शासन होता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है और यह अक्सर सब देशों में ये लोकतंत्र के अंतर्गत देखा जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। मतलब लोकतंत्र को पूरा करने के लिए कुछ चीजें ऐसी बनी हैं। लिखा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। तो जनता द्वारा जो लोगों को चुना जाता है, शासन व्यवस्था को चुना जाता है, ये अधिकार हमेशा लोकतंत्र के लिए होना ही चाहिए। आगे लिखा है, वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी
करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे सके। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के जो है तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता है। सवाल यह है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है। अब एक सवाल यहाँ और पूछा गया कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं क्या वो कार्यकुशल होती हैं, क्या यह प्रभावी होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का जो है सामना नहीं करना होता। तो जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ विधायिका नहीं होती है, वहाँ संसद हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो आपका लोकतांत्रिक देश होते हैं उसमें विधायिका होती है, अर्थात उनमें संसद होता है, जिन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल जो है तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लोकतंत्र में जवाबदेही आती है तो क्या वो जो है प्रभावशाली हो जाती हैं। आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती हो, लेकिन फैसले जो है कर कहा जाए तो लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय ले सकती है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए जो है इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वो ज्यादा प्रभावी भी होंगे। ठीक है, इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता है। तो लोकतंत्र में लोग ये कहते भी हैं कि लोकतंत्र में जो है समय बहुत बर्बाद होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फैसलों को निर्णय लेने में काफी समय लगता है और तभी वो निर्णय काफी अच्छा माना जाता है। आगे लिखा है, अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। मतलब फैसला कोई भी ले जाएगा बहुत सोच समझ के लिया जाएगा, ऐसा कोई जल्दबाजी में कोई फैसला लोकतंत्र में नहीं लिया जाता है। और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है आरटीआई के थ्रू। तो लोकतंत्र में अगर कोई निर्णय देर से हुआ है तो इसकी भी जिम्मेदारी या इसके कारण को भी बताया जाता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन की भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर करें तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता होगा जो कायदे कानूनों को मानेगी और लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप इन चीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमें लोकतंत्र की चीजों पर अगर बात करनी जाए तो हमें कुछ संस्थाओं के कार्य पद्धति को सोचना पड़ेगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों को सूचना का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सूचना का अधिकार होना चाहिए, कामकाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चाएं होनी चाहिए और नए कानून जो बन रहे हैं उस पर क्या निर्णय लिया गया ये पता होना चाहिए। प्रमुख नीतियां क्या हैं और निष्पक्ष और नियमित चुनाव भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आगे लिखा है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, आगे लिखा है, नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहता है। पर इनकी जो है तुलना अगर हम कर जाए तो इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासकों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी अपना
उनका प्रदर्शन काफी बेहतर ही ठहरता है। मतलब जब हम लोकतांत्रिक सरकारों से तुलना करते हैं, अलोकतांत्रिक सरकार तुलना जब करते हैं, तब मालूम चलता है कि लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है, और जो है जहाँ लोकतंत्र नहीं है वो हमारे लिए या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। आगे है, एक व्यापक धारणा पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वह लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे सकें। तो लोकतंत्र में एक बहुत ही उम्मीद की जाती है हमेशा सरकारों से कि वो सबकी जरूरत को पूरा करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को जनता को दें। ये हमेशा लोकतंत्र से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हो जाता है, ये कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। यही उसकी बहुत बड़ी चुनौती भी है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं या कहने का कोई आधार नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अन्य व्यवस्थाएं में भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो भ्रष्टाचार हर जगह होता है। बहरहाल इस मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है या वैध शासन व्यवस्था है, या सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इससे भ्रष्टाचार हो सकता है, या लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के परिणामों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, साथ ही जो है उन देशों में भी है ये जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन चलाते हैं। वो यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने के लिए लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई कि लोकतंत्र की अनदेखी हम ऐसे मामलों में नहीं कर सकते। यहाँ एक मैप दिया गया है दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया का जो ये मैप है, इसमें चीज़ों को बताया गया है कि कहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं और कहाँ लोकतंत्र की सरकारें नहीं हैं। जैसे बांग्लादेश तो लोकतांत्रिक बेहतर सरकार है लोकतंत्र में, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। कभी कभी तानाशाही बेहतर हो जाती है, कहीं कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा जो है दिया गया है कि कहाँ लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन है और कहाँ लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पे एक डाटा दिया गया है जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे बताया गया। जैसे पाकिस्तान में जो है आप देख सकते हैं कि तानाशाही व्यवस्था ज़्यादा है। तो तानाशाही व्यवस्था होने से जो है वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है कहीं न कहीं जो है खतरे में पड़ी रहती है और आजकल देखा होगा पाकिस्तान काफ़ी इसीलिए चर्चा में है। अब हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास। तो आर्थिक समृद्धि क्या होती है? आर्थिक समृद्धि एक छोटी कल्पना है, छोटा कॉन्सेप्ट है, और विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। याद रखना, जब हम ग्रोथ करते हैं, समृद्धि का मतलब ये होता है, इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। जब हम ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ करते करते ही हम विकास पर पहुंचते हैं। तो विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट होने के लिए जो है समृद्धि कभी जो है नकारात्मक भी हो सकती है और कभी सकारात्मक हो सकती है। जैसे अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से देखें तो जब हम मान लो विकास का पैमाना यहाँ पर है, तो जब हम यहाँ से ग्रोथ करते हैं तो कभी हम ग्रोथ कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कम ज़्यादा होता है, और एक दिन हम पहुँच जाते हैं तो हमारा विकास हो जाता है। तो याद रखना, विकास को पाने का एक साधन कौन है? समृद्धि है। तो लिखा है अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। तो आर्थिक समृद्धि मतलब जो अल्पकालीन वृद्धि होती है वो तानाशाही देशों में बहुत तेजी से होती है, लेकिन विकास का पैमाना वहाँ क्या हो जाता है? छूट जाता है। ठीक है, आगे लिखा है उच्चतर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे आर्थिक समृद्धि कम होती है, जबकि तानाशाही देशों में आर्थिक समृद्धि
बेहतर होती है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारणों, मसलन अगर कहा जाए तो देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों के सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तो लोकतांत्रिक देशों में विकास जो है धीमे गति से होता है, समृद्धि धीमे गति से होती है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग होती है। वहीं अगर हम बात करें तो तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच में यह अंतर नग्न सब है। पर हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से कहीं पिछड़ी हुई है। ठीक है, आगे लिखा है तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास पर जो है दर में अंतर भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे भी हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या फायदे हैं ये हमें जानना है। यहाँ लिखा है कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज दिया है यहाँ पे, इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को बताते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी जो है हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या कर सकते हैं? इसके बारे में एक कार्टून दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो धनी देश हैं, ये धनी देश हैं, ठीक है, और यह देखिए बीच के जो हैं कमजोर हैं और गरीब हैं, बिल्कुल देखो पैर यहाँ पे कमजोर है। तो देखो बॉडी कितनी मजबूत होती है यहाँ पे। इसका मतलब धनी देशों का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है अगर गरीब देखा जाए तो गरीब लोगों के पैर ही जो है काफी कमजोर है। ठीक है, आगे लिखा है लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या होती हैं? तो लोकतंत्र जो है ये आर्थिक उपलब्धि क्या क्या हो सकती है? तो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पे। लिखा है कि लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्य से है और इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों के साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ा बहस चलाने में हर्ज नहीं है। क्या है आगे? तो लिखा है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक जो है अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है? आगे लिखा है चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो यह अंतर लगभग समाप्त हो जाता है, जैसा यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी जो है 20% लोगों का ही जो है कुल राष्ट्रीय आय में क्या है वहां पर तो योगदान है। बाकी लोगों का जो 60% लोगों का क्या है, जो फीसदी लोगों का कब्जा है, जबकि नीचे दिए गए 20% लोग जो है राष्ट्रीय आय में मात्र 3% का ही जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर हैं। आगे कह रहा है कि जो है आप कार्टून में देख सकते हैं गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है, क्योंकि वहां अवसर बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो जो ये मैप बताया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट मैप बताया गया है कि तीनों के मतलब आर्थिक विकास का बंटवारा कैसे किया गया है। आप इस मैप के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ लिखा है असमानता और गरीबी में कमी। तो असमानता और गरीबी में कमी ये भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती होती है। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में असमानताएं भी होती हैं और गरीबी भी होती है। तो क्या लोकतांत्रिक देश गरीबी को कम करने में योगदान दे रहे हैं या नहीं? तो लिखा हुआ है आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वह आर्थिक असमानता को कम करेंगी। ठीक है, जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह से हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके? ठीक है,
आगे लिखा है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? ये सवाल पूछा गया है कि क्या जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता को बढ़ाया जा कम किया जा सकता है? क्या जो है अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो सकता है? क्या लोकतंत्र में ये पॉसिबल है या नहीं है? तो गरीब की आवाज़ जो है लोकतंत्र में क्या होती है, कभी कभी दबा दी जाती है, बिल्कुल मुंह सील दिया जाता है कि आप जो है आप अपनी आवाज़ उठा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक जो है असमान मतलब समानता पर आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है राजनीति में समानता की बात हमेशा होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, मतलब कि हमारे यहाँ समानता किस मामले में, राजनीतिक समानता ये है कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और हर व्यक्ति वोट दे सकता है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो लोकतंत्र में राजनीति में समानता हमें देखने को मिलती है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ाता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर होते हैं, वो आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता जाता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन अवसर बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती जाती गई है। कई बार भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरा करने में मुश्किलें आ जाती हैं जो गरीब लोग होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाती हैं। ये भी बिल्कुल भाई बहुत सही बात बताई गई है। अर्थशास्त्र की क्लास 9th की पाठ्यक्रम में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबों की जो संख्या है काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेंगी। देखा होगा हमारे हमेशा गरीबी मिटाओ की ही बात होती है और हमेशा गरीबों को ही जो है वोट लेने के लिए उनसे तरह तरह की बातें की जाती हैं। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें जो हैं वो गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज़्यादा खराब हैं। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। ऐसा बांग्लादेश में होता है, भारत में भी ऐसा होता है, गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। ऐसा भी है जैसे हमारे यहाँ नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, वो जो है कहीं न कहीं भारत पर निर्भर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य क्या है? ठीक है, तो सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य क्या है? तो लिखा है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि यह जो है सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल ऐसा होता भी है। सामाजिक जीवन उपलब्ध कराने में लोकतंत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक अन्य सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा है कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया था। जब आप पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो बताया था मैंने, बेल्जियम और श्रीलंका की दोनों की कहानी बताई गई थी कि बेल्जियम ने कैसे जो है सभी जातियों को मिलाकर के काम किया और वहाँ पर कोई भी जो है विवाद खड़ा नहीं हुआ, और वहीं श्रीलंका में विवाद खड़ा हो गया। आगे लिखा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिबद्धताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के लिए विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का जो है अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर पाता, पर हम इन अंतरों को और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। आगे लिखा है, इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख
फेल लेती है। तो जहाँ पे तानाशाही व्यवस्थाएं होती हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, लोकतंत्र नहीं होता है, वहाँ सामाजिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसा बहुत ही कम है। आगे लिखा है, अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख फेर लेती हैं और यह उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभावना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा गुण होता है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। आगे लिखा है, पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अगर दो शर्तों को पूरा कर लेती हैं तो कहीं न कहीं उनमें समानता की बात जरूर हो जाती है। तो क्या लिखा है, आगे लिखा है, यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। जो बहुमत लोग, जिनके पास बहुसंख्यक लोग होते हैं, उनको हमेशा अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई भी अस्थायी चीज नहीं होती है। मतलब जो बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनके बीच कोई भी टकराव या मनमुटाव नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है, यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूहों का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले का चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनाने का मौका मिल रहा है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्तियों या समूहों के लिए समावेशी नहीं रह पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, ये भी हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमी है। आगे लिखा है, सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों की स्थिति के नतीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो चीजें हैं। ठीक है, एक तरफ आप देख सकते हैं मेल जोल अलग अलग है, और यहाँ देखो संघर्ष बहुत ज्यादा है कि यहाँ कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं है, तो दो आपस में लोग संघर्ष करते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा मजाक हो जाता है। आगे लिखा है, नागरिकों की गरिमा और आजादी। तो जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहां पे नागरिकों की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी आजादी। तो लिखा है, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि याद रखना, जो गरिमा और आजादी की चाह होती है यही लोकतंत्र का एक आधार होती है। इसीलिए लोग लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं कि उन्हें आजादी मिले और उन्हें एक अच्छा जीवन जीने की गरिमा के साथ मिल सके। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। फिर अगर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे, उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। लिखा है आगे, जहां स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले लें, दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। बिल्कुल सही। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद जब हम जाकर यह माना जाने लगा है कि इस महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्तें हैं। तो अगर याद रखना, लोकतंत्र में अगर हम महिलाओं की आधी आबादी को अगर हम छोड़ देंगे, तो अगर उनकी गरिमा और समानता की बात नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा और लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, कमजोर करेगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान और उनकी गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। आगे लिखा है, और अगर कहीं यह हालात हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार
कर लिया जाता है तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है यह बात संभव ना थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा का न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न ही नैतिक रूप से ये स्वीकार है। आगे लिखा, यही बात जो है जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। तो जो हमारे यहाँ जातियों में भेदभाव हुआ है, ये हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर और भेदभावपूर्ण बना दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इसके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः ये इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हो गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है, लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत यह है कि इसकी जांच परख और परीक्षा जो है कभी खत्म नहीं होती है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है विशेषता देखा जाता है। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल पाता है तो वह लाभों की मांग करने लगते हैं और वो लोकतंत्र को और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं। जैसे अगर लोकतंत्र में किसी की आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाती है, अगर उसकी मतलब मांग पूरी हो जाती है, तो कहीं न कहीं उसकी डिमांड क्या हो जाती है और बढ़ जाती है और लोकतंत्र के प्रति अपेक्षा बढ़ जाती है कि हमें लोकतंत्र और ज़्यादा अच्छा दे। ठीक है, और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। अगर याद रखना, शिकायतें नहीं बनी रहेंगी तो लोकतंत्र जो है कमजोर पड़ जाएगा और लोकतंत्र सबकी आवश्यकताओं को पूरा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकताएं और शिकायतें भी लोकतंत्र में बनी रहनी चाहिए। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। आगे लिखा है, इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं। मतलब अगर लोग सचेत नहीं रहेंगे तो शिकायत करेंगे ही नहीं, इसलिए शिकायत का होना लोकतंत्र में जरूरी है। ठीक है, और वो सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगते हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता का तो बताना ही है, साथ ही लोगों के प्रजा के नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट के से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी कहीं न कहीं क्या करता है तो प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब इस कार्टून के माध्यम से समझ सकते हैं जो है यहाँ पर एक जो बताया गया है कि लोग चाहते हैं कि हमारे वोट का असर पड़े। तो दक्षिण एशिया में, बांग्लादेश में, भारत में लोग चाहते कितना है, नेपाल में कितना चाहते हैं, पाकिस्तान में कितना चाहते हैं, सबसे कम पाकिस्तान में लोग चाहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का क्या असर पड़ता है। तो इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देखना। कहीं कोई डाउट लगे कमेंट करके पूछिएगा आप लोग लगातार जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।